तो ये सारी चीज़ें जो है ना लिंक्ड है इन क्रीमों के साथ। ये कि जी फलानी क्रीम है, इसके अंदर इस इंग्रेडिएंट की इतनी परसेंटेज होनी चाहिए। मशहूर एक्ट्रेसेस ने जो है ना वो बड़ा इसके ऊपर उन्होंने एक्टिंग भी की हुई होती है। ऐसे पेशेंट को मैं अपने पास नहीं रखूंगी, ऐसे पेशेंट को मैं कहूंगी कि आपको जाना पड़ेगा किसी टर्शियरी केयर सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेल्थ कास्ट पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड के साथ मैं आपका होस्ट कफील रहमान। आज एक मरतबा फिर हम मौजूद हैं डॉक्टर सकीना के क्लिनिक पर और हम आज बात करेंगे स्किन केयर के ऊपर। तो चलिए चलकर बात करते हैं डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। एक बुरी खबर है पाकिस्तान के लिए जो सुनने में आ रही है और तमाम मीडिया हाउसेस बात को बहुत हाईलाइट कर रहे हैं कि डॉक्टर जमाल नासिर की जो अभी रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके ऊपर 56 जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स की क्रीम्स हैं उसके ऊपर बैन लग गया है। तो सबसे पहले आप ये बता दें कि ये क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, या जो इस बारे में उस तरह से मुकम्मल तफसीलात लोगों के पास नहीं है उसके बारे में थोड़ा बताइए। थैंक यू कफील फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मुझे हमेशा बहुत इस बात पे अच्छा फील होता है कि मैं लोगों को इस बारे में कम से कम अवेयर करूं, क्योंकि मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा इस वक्त लैक कर रही है चीज़ वो ये है कि लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी है सही, लेकिन एट द सेम टाइम उनको बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसके बारे में पता नहीं होती हैं। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं, डॉक्टर जमाल नासिर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके अंदर 56 वाइटनिंग की या ब्यूटी क्रीम्स है जो कि यूके में बैन की गई हैं। और वो क्यों बैन की गई हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी फैक्ट्रीज ऐसी क्रीमें बना रही हैं जिनके एक बड़ी लंबी लिस्ट है, और वो ऐसी क्रीमें बना रहे हैं जिनके अंदर रंग गोरा करने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स जो कि आपको वक्ती फ़ायदा देती हैं वो शामिल की गई हैं, जिनमें हाइड्रोक्विनोन है, मरकरी है, आर्सेनिक है और एक बहुत बड़ी क्लास ऑफ प्रोडक्ट्स होती है जिनको हम स्टेरॉइड्स कहते हैं। अब ये जो केमिकल्स है ना, ये क्या करते हैं, रंग तो गोरा करती हैं। और आपको वो जो एडवर्टीजमेंट्स भी, अब यही बात भी कर रहे थे डॉक्टर साहब की जी हमारी मशहूर एक्ट्रेसेस ने जो है ना वो बड़ा इसके ऊपर उन्होंने एक्टिंग भी की हुई होती है, और हमारी आवाम इसी वजह से उस झांसे में आ जाती है और उनको लगता है कि ये तो बड़ी अच्छी क्रीम होगी और हम लगाएंगे तो हम 2 हफ्ते में गोरे गोरे हो जाएंगे। लेकिन 2 हफ्ते में जब गोरा गोरा बंदा होता है ना तो उसके साथ नुकसानात होते हैं। तो ये बेसिकली एक तरह से समझ ले शॉर्टकट है टू। अब अनफॉर्चुनेटली हमारा ये भी क्रेज है कि हम सब ने गोरा होना है, हमारी सोसाइटी स्टैंडर्ड बन गया जी कि जिसका रंग गोरा है बस वही खूबसूरत है। हालांकि हम बीइंग पाकिस्तानी या बीइंग एशियन जो हमारे स्किन की कॉम्प्लेक्शन आती है वो गंदमी रंगत में आ रही होती है, और बहुत ज्यादा हम गोरे नहीं है, हम अंग्रेज तो नहीं है, लेकिन अंग्रेज बनने के चक्कर में जो है ना हम अपने जल्द का नुकसान कर बैठे। अब नुकसानात क्या होते हैं, हाइड्रोक्विनोन, आर्सेनिक, मरकरी और जो स्टेरॉइड्स है, ये जब आप अपनी जल्द पे आप लगाएंगे वक्ती तो आपको 2 हफ्ते में बहुत अच्छा फील होगा, लेकिन क्योंकि ये वो प्रोडक्ट्स है जो आपकी जल्द के ऊपर की तह को डैमेज करती है, यूं समझ ले कि ऊपर की तह को उतारती है। जैसे जैसे तह उतरती जाएगी आपको नीचे से कलर बेहतर लगता जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ उस प्रोडक्ट की एब्जॉर्प्शन जल्द के अंदर बहुत ज्यादा होगी। और जो चीज आप स्किन पे अगर लगा रहे हैं ना, इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ स्किन पे लगा रहे हैं, वो प्रोडक्ट आपके खून में शामिल होती है, आपके गुर्दों तक पहुंचती है, आपकी आइज पे भी उसके नुकसानात हो सकते हैं, आपके ओवरऑल ब्रेन हेल्थ पे नुकसानात हो सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर रिसर्च भी हो चुका है, और रिसर्च से ये साबित हुआ है कि इन प्रोडक्ट्स के नुकसानात सिर्फ और सिर्फ जल्द के ऊपर नहीं है। और हम तो डेली पेशेंट्स देखते हैं अपने ओपीडीज में कि उनकी स्किन बहुत पतली हो जाती है, स्किन की छोटी छोटी खून की रगें वो नजर आना शुरू हो जाती है, चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, दाने बनना शुरू हो जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली अगर लंबा अरसा पेशेंट ने इसको इस्तेमाल कर लिया है ना तो उनके किडनीज के ऊपर साइड इफेक्ट्स। और कुछ अभी रिसेंटली भी मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें जो आर्सेनिक और मरकरी कंटेनिंग प्रोडक्ट्स है, क्योंकि ये 2 ऐसे इंग्रेडिएंट्स से जो हैवी मेटल्स है, या आम जबान में समझ ले कि ये पॉइजन्स है। अगर ये आपके इवन के आर्सेनिक बाजुकात पानी में भी लेड पाइप्स के जरिए भी शामिल हो रहा होता है, तो इसका अगर ज्यादा इस्तेमाल होगा चाहे वो क्रीमों के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में अगर आपके जिस्म में जा रहा है ना, तो वो आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, जो आजकल हमारी खवातीन में बहुत ज्यादा ये चीज कॉमन हो रही है कि जी सारा टाइम थकावट रहती है, नींद नहीं आ रही है, तो ये सारी चीजें जो है ना लिंक्ड है इन क्रीमों के साथ। और बस अब हमारा मुल्क किसी वजह से बदनाम हो रहा है। ये भी एक फैक्ट है। अगर हम बात करें जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस का एक गवर्नमेंट का
एक स्टैंडर्ड है। आप क्या समझती है वहाँ पर क्या लूप होल्स हैं जिसकी वजह से ये चीज़ हो पा रही है और ये चीज़ लोग जो अताई बैठे हुए हैं उसको इतनी आसानी से कर पा रहे हैं? असल में बात यह है ना कि कोई भी जो पॉलिसीज़ बनती हैं, पॉलिसीज़ ये नहीं है कि पॉलिसीज़ मौजूद नहीं है। ड्रैप ने बहुत दफ़ा ये पॉलिसीज़ बनाई हुई है कि जी फलानी क्रीम है, इसके अंदर इस इंग्रेडिएंट की इतनी परसेंटेज होनी चाहिए, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। एक पूरी बड़ी लिस्ट भी है, बाज़ औक़ात हमें भी मिल रही होती है वो लिस्ट, और उसमें मेंशन्ड होता है स्टेरॉइड अगर इस क्रीम में है तो इतने ppm होने चाहिए, यानी कि इनकी इतनी परसेंटेज होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हुई तो ये मुज़र सेहत है। तो अब मसला यही है कफ़ील के लोगों को ज़्यादा पहले से अलर्ट होना पड़ेगा। ठीक है, आपने डिग्री सर्च करनी है डॉक्टर की इन पाकिस्तान। अब इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन डिफरेंट है, बट इन पाकिस्तान अगर आप कहते हैं कि मैंने स्किन की ट्रीटमेंट लेनी है, मुझे स्किन की कोई बीमारी है, तो आपने कोई MCPS या FCPS डॉक्टर के अलावा किसी और डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। कुछ एरियाज ऐसे हैं जो कि हमारे दूर दराज के जो पेरिफेरीज के हैं, ठीक है, उधर मजबूरी है, उधर हमारी प्रैक्टिस सिर्फ एक जनरल फिजिशियन ही कर रहा होता है, और उसमें भी आपके जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम्स है या जो BHUs है, वहाँ पर जो डॉक्टर बैठा हुआ होता है उसके पास ये उनके रूल्स होते हैं कि उस डॉक्टर ने देखना है, अगर उसको लगता है कि मैं ये डिजीज ट्रीट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो वो ट्रीटमेंट देंगे, और अगर उनको ये चीज़ नहीं लगती तो उसने उसको रेफर करना है। इवन जो MCPS या FCPS डॉक्टर भी है, आपके देखें एक लिमिटेशन हमेशा रहती है नॉलेज में। आपने जितना आप सीनियर होते जाएंगे या जितनी आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, आपका नॉलेज उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। हमेशा एक बंदा 100% उसके पास नॉलेज नहीं आ सकती है, ठीक है। तो अगर आपको किसी पॉइंट पे इवन ऐसा भी होता है कि MCPS या FCPS डॉक्टर है, वो भी डॉक्टर आगे पेशेंट को रेफर कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने, मेरा ये जो मैसेज है ना, बेसिकली इट्स नॉट ओनली फॉर पीपल, लोगों के लिए नहीं है, डॉक्टर्स के लिए भी है कि खुदारा अगर आप MBBS करने के बाद बेशक आए एस्थेटिक्स में, लेकिन एक तो ये कि प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर आए। विदाउट ट्रेनिंग अगर आप कोई भी चीज़ करेंगे, डर्मेटोलॉजी आपने ऑप्ट करनी है, आपने एस्थेटिक्स ऑप्ट करनी है, विदाउट ट्रेनिंग करेंगे, वो नीम हकीम खतरा जान वाली बात हो जाएगी। और दूसरी बात कि इट्स नेवर एवर अ शेम टू रेफर अ पेशेंट। मुझे भी अगर कहीं पे लगेगा कि हाँ जी ये पेशेंट ऐसा है जिसको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिए, उसको 2-4 और डॉक्टर्स को भी दिखाना है, उसको एडमिशन की ज़रूरत है, तो ऐसे पेशेंट को मैं अपने पास नहीं रखूंगी। ऐसे पेशेंट को मैं कहूंगी कि आपको जाना पड़ेगा किसी टर्शियरी केयर सेंटर में। आप ऐसा केस नहीं हो जिसको हम क्लिनिक पे डील कर सकते हो। तो ये बीइंग एन इंडिविजुअल एंड बीइंग ए डॉक्टर, ये हम दोनों के ऊपर जिम्मेदारी आती है कि आपने ऑनेस्ट होकर अपने प्रोफेशन के साथ भी और आवाम जो आपके पास आ रही है उसके साथ भी आपने बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहना है। और आवाम के लिए यही मैसेज है कि आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको उसके क्रेडेंशियल्स ज़रूर देखने चाहिए, उसकी डिग्री ज़रूर देखनी चाहिए। MCPS है, FCPS है, MBBS भी है कि नहीं है। अब तो अनफॉर्चुनेटली ये भी कहानी आ जाती है कि हमारे तो बहुत सारे सैलून्स ऐसे हैं जो कि एस्थेटिक प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, वो एक लंबी बहस वो भी है। तो ऑलवेज सर्च योर डॉक्टर्स डिग्रीज और देन गो टू द डॉक्टर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं क्वेकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आम जुबान में जिस तरह आपने पैरामीटर्स डिफाइन किए कि उसके सर्टिफिकेशन और उसकी जो क्वालिफिकेशन है, इसके अलावा कौन से ऐसा आप समझती हैं कि पैरामीटर है जिसके ऊपर एक डर्मेटोलॉजिस्ट का इंतखाब होना जरूरी है एक आम पेशेंट के लिए? थोड़ा मुश्किल काम होता है ये चीज़ डिफाइन करना कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट की, एक दफ़ा देखें क्वालिफिकेशन इसलिए एक पैरामीटर है क्योंकि क्वालिफिकेशन का मतलब ये है कि वो बहुत सारे सीनियर डॉक्टर्स ने उसको ऑब्जर्व किया हुआ है, उसको परफॉर्म करते हुए देखा हुआ है, और उन्होंने इसीलिए तो उसको बोर्ड सर्टिफाइड किया है कि हाँ जी इस डॉक्टर को सारी चीज़ें ठीक ठीक आती हैं। एक आध चीज़ें तो जाहिर सी बात है हर एक लैक करता है। फिर एक वर्ड ऑफ माउथ वाली बात भी होती है, ठीक है। हमारे अब अगेन वही बात कि गूगल मैप से रिव्यूज़ बंदा उठा सकता है, सोशल मीडिया से रिव्यूज़ उठा लेते हैं, ये सारी चीज़ें भी हैं। खैर इस पे आप ज़्यादा बेहतर खुद बता सकेंगे बिकॉज यू पीपल आर लिंक्ड विद दीज थिंग्स। ये आप लोगों की डोमेन है कि जिसमें आप लोगों को ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं क्योंकि फेक रिव्यूज़ और ये सारी कहानी भी चल रही होती है। लेकिन मेनली ये है कि मेरे ख्याल में इसके अलावा अदर देन द क्वालिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन, तीसरी चीज ये होगी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, वो भी मैटर करेगा। अगर कोई रिसेंटली किसी ने प्रैक्टिस स्टार्ट की है तो उसका जाहिर सी बात है दैट हो सकता है कि उसका नॉलेज एक ऐसे बंदे से जिसने कई साल एक्सपीरियंस किया हो उससे ज्यादा भी हो, लेकिन ये एक सब्जेक्टिव पैरामीटर हो जाएगा कि हाँ जी आप उसका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस भी देख ले कि उसने कितने साल
कितने अरसे की किस जगह पर प्रैक्टिस की है, उसके ज़रिए भी आप थोड़ा सा एक रफ आइडिया ले सकते हैं। बाकी ज़्यादातर जो पेशेंट जो है ना डॉक्टर को जज कर रहे होते हैं ना, वो मैंने देखा है कि वो ये इस बात से देख रहे होते हैं कि जी हमारी फैमिली में फलाना बंदा है, उसका इलाज ठीक हो गया था, उसको अच्छे रिजल्ट्स आ गए थे, तो इट्स कॉल्ड एज अ स्नोबॉल फिनोमेना कि वो एक पेशेंट ठीक हुआ, उसने दूसरे को बताया, उसने तीसरे को बताया, वो तीसरा ठीक हुआ, उसने चौथे को बताया, इस तरह से करते करते वो एक आपका पाइल अप होता है। तो इट्स काइंड ऑफ अ वर्ड ऑफ अ माउथ, बट मेनली अगर आप इसके अलावा कोई पैरामीटर कहेंगे तो आई वुड से कि ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपको देखना चाहिए कि एक डॉक्टर का ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डेफिनेटली जितना होगा तो उसका एक्सपीरियंस उतना ही अच्छा होगा और उसकी नॉलेज एज कम्पेयर टू अदर पीपल ज्यादा होगा।